जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का फिफ्थ लेसन, जो कि जनजातियों के बारे में है। जनजातियों के बारे में बताया है कि जनजातियाँ क्या होती हैं, कैसी होती हैं, क्या मतलब उनकी एक यहाँ पर एक परिभाषा भी दी है कि कैसे कौन जनजातियाँ लोग कहलाते हैं। दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गई सामाजिक नियम कर्मकांड को नहीं मानते थे और न ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे लोग ही जो जो असमान वर्गों में भी विभाजित नहीं है, जो ब्राह्मणों के कर्मकांडों को भी नहीं मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? जनजातियां कहा जाता है। इस पूरे लेसन में ऐसे ही जनजातियों के बारे में ही बताया है और कुछ एक जो मेन जनजातियां हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। जनजातियां कौन होते हैं? जो जनजातीय लोग होते हैं वो कौन होते हैं? इसमें बताया है कि जनजातीय लोग वो होते हैं जिनका इतिहास खास तौर पर जिक्र नहीं मिलता, जो अपने इतिहास को नहीं लिखते थे, परंतु जो जिनका इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप में, जैसे अपनी जो कहानियां सुना सुना के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग अपने जो संस्कार हैं, परंपराएं हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, वही क्या कहलाती हैं? जनजातियां कहलाती हैं। यहाँ पर 14वीं शताब्दी का एक उदाहरण दिया है। 13वीं 14वीं सदी के दौरान बहुत शक्तिशाली थे ये जो जनजातीय हैं। इसमें खोखर जनजाति की बात की है। जो खोखर जनजाति है जो 13वीं 14वीं सदी के दौरान बहुत जो शक्तिशाली थी। बाद में जो गख्खर लोग ज्यादा जो खोखर हैं उनको गख्खर कहा गया है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। उनका जो मुखिया था ना, क्या नाम है? कमाल खान गख्खर। कमाल खान गख्खर है ना, वो मनसबदार का काम करता था अकबर के टाइम पे। वो मनसबदार बनाया गया था और सुल्तान सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने पर उसके पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में था। मतलब ये जो हैं ये जनजातियों के ही नाम हैं कि इनका उस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। फिर बताया है कि एक और जनजाति के बारे में बताया है जिसका नाम है बलोच करके। यहाँ पर जो मेन मेन जो जनजातियां हैं उनके क्षेत्र को बताया है कि कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ रहते थे। जो बलूची है ये इधर रहते हैं, ये जो गख्खर की अभी खोखर की बात की थी ये यहाँ रहते हैं, और लंघा और जंजुआइस के अरघुन की बात की थी ये वाले इसी क्षेत्र के लोग थे जिनकी अभी मैं बात कर रही थी इससे पहले वाले पेज में। जैसे गोंड है, अ, खोंड है, कोयास है, बेतर है, मारवाड़ है, मुंडा है, चीर है। आगे चीर के बारे में भी बताया है, खासी है। तो इनके बारे में ही इसमें पूरा बताया गया है इस लेसन में। आगे एक जनजाति की बात की है जो कि है बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गद्दी गडरिया की जनजातियां रहती हैं। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर भी नाग नागा नागा अहोम और कई जनजातियां पूरी तरह प्रभुत्व में हैं। जैसे फिर बिहार और झारखंड के इलाके की बात की 12वीं सदी में, जब भी बताया था कि अभी यहाँ चेर जो सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जो राजा मानसिंह थे 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया था। कौन सी जनजाति है? चेर जनजाति। जिस पर किसने हमला किया था? मान सिंह ने हमला किया था और उनको परास्त किया था। और उनसे अच्छा खासा जो उस टाइम पे काम क्या होता था कि धन इकट्ठा करना, क्योंकि धन है जो वो अपनी सेना की या फिर अपने जो राज्य के लोग हैं उनकी देखभाल में खर्च करना होता है, इसलिए। फिर ये मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं, अभी संथाल जनजाति की एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं जो
उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन है, जो कि संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। पूरे लेसन में ऐसे ही बताया है कि जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कौन सी रहती है, कोली, बिराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान है। कोली लोग जो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते हैं। अब कोली है, वो कहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। अब याद रख सकते हैं ना, कोली गुजरात के हैं। और कुछ और दक्षिण में कोरगा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां भी विशाल आबादी है। भीलों की बड़ी जो जनजाति है, जो पीछे मैंने मैप में भी दिखाया था कि पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई है। जो भील हैं वो राजस्थान में बहुत ज्यादा मिलते हैं। 16वीं सदी के अंत आते आते उसमें कई एक जगह पर जो मतलब जो थे क्या थी जो जनजातियां हैं, वो पहले तो घूमते रहते थे। फिर ये क्या हुआ कि ये एक जगह का जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो वो एक जगह पर बसने लगे, खेती करने लगे, यहाँ पर जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल जो थे शिकारी और संग्राहक बने हुए थे। मौजूदा जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में जो गोंड हैं, उनकी तादाद बहुत अधिक पाई जाती है। और इसमें फिर बताया कि खानाबदोश और घुमंतू लोग कौन होते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते हैं, जो मतलब अपने जानवरों के साथ खुद भी घूमते रहते हैं, घूमकर ही अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। उनको क्या कहा जाता है, घुमंतू लोग कहा जाता है। उनके जीवन जैसे जो उनके जानवरों से रिलेटेड चीज है, दूध है, अन्य पशु ऐसे पशुचारी उत्पाद हैं, उन पर ही निर्भर रहते हैं। वे खेती और गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते रहते हैं। अगर मतलब उनको ये चीजें चाहिए होती हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने जो अभी ये यहाँ पर फोटो में दिखा रखा है कि जो जब उनको कुछ चाहिए होता है तो अपने दूध, घी वगैरह जो इन्हीं चीजों से इनका आपसी लेन देन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो बंजारा लोग हैं उनके बारे में बताया है कि बंजारा लोग कौन है। जो बंजारा लोग हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश हैं। और जो बंजारा जो जनजाति है, इसका जिक्र किसने, शाहजहां ने, अकबर ने अपनी जो उनकी जीवनियां हैं उनमें भी किया है। इनका जो कारवा क्या कहलाता है, टांडा। उनका कारवा क्या कहलाता है, टांडा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करके जो बाजार की जो उनकी व्यवस्था थी, उसको उसको ही मतलब सही से चलाते थे। बादशाह जहांगीर के ने अपने संस्करणों में भी लिखा है, बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते हैं। सैन्य अभियानों के दौरान वे, जैसे मुगल जो सेना जब एक टाइम पे लड़ रही होती थी, जब युद्ध में बिजी होती थी मुगल सेना, तो वहां पर जो अनाज वगैरह जो प्रोवाइड करवाना होता था, जैसे 10,000 बैल, 1 लाख बैल, तो ये अनाज ढोने के वो काम कौन वहां करते थे। फिर जो बंजारों के बारे में एक इंग्लिश लेखक है, उसने लिखा है, क्या नाम क्या है, पीटर मोंडी करके है, पीटर मंडी करके है, जो अंग्रेजी व्यापारी है, बंजारों का वर्णन करता है। बताता है कि बंजारे मतलब क्या क्या काम करते हैं, किस तरह के काम करते हैं। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई। टांडा बताया था अभी 2 मिनट पहले मैंने। टांडा क्या होता है, बंजारों का क्या होता है, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चे के साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीवन जीने का जो तरीका है ना, उन बाहर वाकों से मिलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मतलब ये काम क्या करते हैं, जो जितना भी अनाज इनके पास होता है, अपने बच्चों के साथ जो भी जरूरी सामान होता है, वो उसके साथ वो चलते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने ही होते हैं। कई बार ये सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे जो इनके पास जो गाय बैल होते हैं, कोई सौदागर हैं, वो उनको भाड़े पर भी ले लेते हैं। ज्यादातर लोग वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता है वहां से तो वो खरीद लेते हैं, फिर जहाँ महंगा होता है वहां पर वो बेच देते हैं।
इस तरह ही उनकी जो जीवन है वो उस तरह ही चलता रहता है, जैसे मुनाफे में बेचते रहते हैं और फिर आगे चलते रहते हैं। टांडा में फिर ये बताया कि जो टांडा है, जो वर्ड बताया है कि टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। 6 से 700 मतलब 6 से 700 लोग तक हो सकते हैं एक टांडा में। वे एक दिन में 6 से 7 मील ज्यादा से ज्यादा सफर नहीं करते, मतलब 6 से 7 मील ही चलते हैं। यहाँ तक कि वे ठंडे मौसम में भी अपनी गाय बैलों को भी सामान उतारने के बाद भी उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त होती है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्या करते हैं, जैसे जब वो एक जगह पर रुक जाते हैं, 6 7 मील चलते हैं एक दिन में, फिर वो उससे ज्यादा नहीं चलते, फिर जहाँ रुक जाते हैं अपने बैलों को अपनी गायों को खुला छोड़ देते हैं, वहां पर वो अपने आप खा पी के अपने आप आ जाते हैं। बदलता समाज और नई जनजातियां और श्रेणियां। इसमें ये बताया है कि जैसे जैसे हमारी जैसे जनसंख्या बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, तो एक ही जनजाति में जैसे लोग जितने तरह के काम करने लगे, उन जातियों की भी उपजातियां बन गई, श्रेणियों की उप श्रेणियां बन गई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई। हुनर वाले लोगों की आवश्यकता चाहिए है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां सामाजिक समूहों की जाति विभाजित जो समाज है, मतलब वही बताया है कि एक जाति के अंदर अनेक जातियां सामने आई। फिर यहाँ पर जो जातियों के बारे में जो तमिलनाडु का वो बताया है कि जो तिरुचिरापल्ली है जो ताल्लुक में, वहाँ पर उस टाइम पे कौन सी जो जातियां हैं उनके नाम बताए हैं, कौन सी जातियां रही हैं। फिर यहाँ पर जो बताया था कि इस लेसन में दो जो जनजातियां हैं उनका मेन विवरण दिया गया है। इसमें पहली है गोंड। जो गोंड है उसके बारे में बताया है, ये जो महिला दिखाई है ये गोंड महिला ही है, गोंड महिला। गोंड लोग कौन है? गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। वे स्थानांतरीय कृषि करते हैं। जो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जैसे एक जगह पर आप कृषि कर रहे हैं, अगर वो जगह अनउपजाऊ हो गई, 3 4 साल बाद वहाँ उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे और जगह ढूंढते हैं, वहाँ के पेड़ों को काट देते हैं, जला देते हैं, फिर वहां पर कृषि करते हैं, तो इसको ही क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। जगह जगह बदल लेते हैं, खेती करते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई है। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता है, जो राजा या फिर उसको क्या कहा जाता है? राय होता है। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, मतलब इस चीज का जो फायदा होता है, जब राजा की ताकत घटती है उसका फायदा कोई भी उठाता है। तो जैसे छोटे छोटे जो सरदार होते हैं, छोटे छोटे जो अपने छोटे छोटे झुंड पे जो राज करते हैं, वो अपने उसका विस्तार भी करते हैं और इस तरह वो फायदा भी उठाते हैं। तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे सरदारों पर हावी, उन पर छोटे जो सरदार थे उन पे हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार ने अकबरनामा में उल्लिखित किया है कि गढ़ कटंगा, जो गढ़ कटंगा है उसका वर्णन किया है, गढ़ कटंगा का वर्णन किया है। जो कि इसमें क्या था कि राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों का प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयकृत थी। राज्य गढ़ों में विभाजित था, जो हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांव में थे, और इसको क्या कहा जाता है? 84 गांव में थे, इसको क्या कहा जाता है? 84 ही कहा जाता है। जो 84 गांव का एक समूह है उसको क्या कहा जाता है? 84 कहा जाता है। फिर जो 84 है वो 12 12 गांव के उसमें बटी हुई थी। 84 जो है वो फिर 12 12 गांव के उसमें बटी हुई थी। फिर उसको 12 गांव के जो समूह को क्या कहा जाता है? बरहोत कहा जाता है। जो 12 12 गांव का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? बरहोत कहा जाता है। फिर ये बताया है कि जैसे उस टाइम पे जो राजा हैं अमनदास करके,
अमन दास करके जो राजा हैं उन्होंने वो क्या करते हैं, संग्राम शाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। और उनके पुत्र हैं जो दलपत सिंह ने महुआ के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री जो दुर्गावती है उससे विवाह किया था। परंतु जो ये दलपत है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद बस इनका जो एक 5 साल का ही पुत्र होता है, 5 साल का पुत्र होता है जिसका नाम होता है वीर नारायण। वीर नारायण, वीर नारायण। अब इसको ये गद्दी पर बैठाकर जो दुर्गावती है जो इसको गद्दी पर बिठाकर क्या करती है, इसके नाम से खुद शासन करना स्टार्ट कर देती है। पर 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जो मुगल सेनाएं हैं वो गढ़कटंका की ओर आती हैं और जो इनको हार का सामना करना पड़ता है। और आखिर में जो इनका जो 5 साल का ही जो पुत्र है वो उसकी उसको भी मार दिया जाता है और उनको हार का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरी जो जनजाति है अहोम जनजाति, उसके बारे में वर्णन किया है कि अहोम जनजाति कहाँ रहती है। जो अहोम लोग है ना, जो अब फिलहाल जो म्यांमार का जो क्षेत्र है वहां पर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र जो असम का जो एरिया है, देखो यहाँ पर मैप में जो दिखाया गया है, यहाँ पर इस वाले एरिया में अहोम जनजाति रहती है। यहाँ पर ये ऐसे जो ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे, उन्होंने भूया, जो भूया कहा जाता है भूस्वामी को, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करने करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने जो कहा है चूटियों और कोच हाजों की राज्यों में अपने राज्यों को मिला लिया। मतलब ये जो दो जगह हैं और कोच हाजो, इसको भी अपने राज्य में मिला लिया और अपने इसके अपने अधीन कर लिया। तो ये जो इनका जो 1530 में इनका शासन बिल्कुल आराम से चल रहा था। फिर 1660 तक आते आते जैसे जैसे ये मतलब उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, मतलब ये काम करने लग गए थे वो। लेकिन अहोम जो लोग जो दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे इसमें बताया कि 1662 में वीर जुमला करके हैं, 1662 में वीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय होती है। मतलब इनको भी अब 1662 में कौन सा मुगल शासक था, 1662 में कौन सा मुगल शासक था, औरंगजेब। तो यहाँ पर भी जो वीर जुमला है वो इनको परास्त करके आ जाता है। फिर यहाँ पर जो अहोम जो कैसे किस प्रकार कुलों में बटा हुआ था उसके बारे में बताया कि जो लोग थे जो जबरन काम करते थे उनके समूह को क्या कहा जाता, पाइक कहा जाता था। पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य की जनगणना की एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव की बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब हर एक गांव में जो ये जो पाइक हैं वो हर एक गांव में भेजने होते थे। इस जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में से कम आबादी वाले इलाकों में लोग स्थानांतरित किए जाते थे। इस प्रकार अहोम कुल जो टूट गए थे। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अहोम समाज का जो ये बता रखा है कि जो कुलों में विभाजित था, जो कुल होते हैं उसमें विभाजित था। जो अहोम समाज है वो कुलों में विभाजित था और उसको क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। खेल कहा जाता था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजातियां थी। जो दस्तकार थे उनकी कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से ही आते थे। मतलब जब उनको दस्तकारी का कोई काम होता तो निकट वाले जो क्षेत्र रहते हैं वहां से उनके पास दस्तकार आते थे। और एक खेल के नियंत्रण में प्राय जो खेल बताया था कौन होता है, उनका जो कुलों का जो समूह होता है प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। जो समुदाय की सहमति के बिना मतलब राजा भी नहीं ले सकता था। अब यहाँ पर जो अहोम है उनके बारे में ऐसी है कि इनकी एक जो कृति है उनके बारे में बताया कि बुरंजी नामक से, बुरंजी ऐतिहासिक कृतियों से पहले अहोम भाषा में फिर से असमिया में लिखा गया।
फिर इसको असमिया भाषा में लिखा जाने लग गया। इस लेसन में यही बताया था जनजातियों के बारे में, जनजातियां कौन होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे उनकी शासन व्यवस्था होती है, इसके बारे में बताया था। और दो जनजातियां जैसे कि गोंड और अहोम के बारे में एक विस्तृत वर्णन दिया था। इस लेसन में इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।